तो जैसे मोदी जी को माँ गंगा ने पुकार लिया था, उसी तरह से धनबाद पुकार लेगा। तो आतंक ढुल्लू महतो का हो या आतंक प्रिंस खान का हो, कोई आतंक हमारे रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये आपका दरअसल बहुत पुराना इच्छा था, हुलारे मार रहा था कि आप 2014 से प्रयासरत थे कि धनबाद लोकसभा में चुनाव लड़े। बोले कि वहाँ पे बहाना कर कर के जाते थे सरयू जी, कभी दामोदर के बचाने के नाम पे, कभी कुछ, और मतलब बाबू साहेब को लेकर इकट्ठा किया। 19 में परिस्थितियाँ कुछ बदल गई, वो जमशेदपुर पहुँच गए। इस बार बाबू साहेब लोगों को टिकट भाजपा ने नहीं दिया, तो बोले सारा आक्रोश निकाल दिया। बाबूलाल जी मल्टीविटामिन खाकर चाहे जितना भी मजबूत आवाज़ में बोलें, उनकी आवाज़ धनबाद के जनता को पसंद नहीं आएगी। इसको 15 साल तक लगातार कोई जनता चुनकर भेज रही है, वो कैसे किसी का शोषण कर सकता है? वो तो मसीहा होगा ना। तो उनको गौर करना चाहिए अपनी नीति पर, और ये देखना चाहिए कि उनकी इस नीति में और जेएमएम की नीति में कहीं कोई अंतर है। वो कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं। मंदिर बनाया है इतना बड़ा, सुबह से शाम तक जनता की सेवा में रहते हैं हम। कभी आके सरयू जी धनबाद आते हैं, वो सब भी देखें। रावण भी शिव के भक्त थे, तो ऐसे भक्तों की लंबी श्रृंखला है, मगर ऐसे लोग मुझे कालनेमी की श्रेणी वाले लोग लगते हैं। पहला आपने लालू यादव पे प्रहार किया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। सरयू राय पे रघुवर दास पे विरोध किया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। ढुल्लू जी का विरोध शुरू कर दिया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से हैं। दरअसल आपकी मानसिकता सामंतवादी सोच की है, ऐसा लोग बता रहे हैं। आज भी गलती हुई है, गलती को बता रहा हूँ, और ये केवल गलती नहीं है बल्कि एक लोकसभा क्षेत्र के लोगों के 5 साल तक का भविष्य का सवाल है। क्या ये माना जाए कि इस बार जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, इस बार सरयू राय उसके खिलाफ डट के तैयार हो गए कि नहीं 400 पार होने नहीं दें? तो वह 399 पार होने में भी हो जाएगा। धनबाद को एक माइनस कर दिया जाए तो 399 पार भी उनका वह उद्देश्य पूरा कर देगा मोदी जी का, जो 400 पार करेगा। झारखंड का धनबाद लोकसभा सीट हॉट सीट बन गया है। 14 लोकसभा सीट हैं झारखंड में, लेकिन चर्चा सिर्फ एक सीट को लेकर हो रही है और बहुत जोर हो रही है धनबाद। बीजेपी ने वहां से अपना प्रत्याशी ढुल्लू महतो को मैदान में उतारा है। सरयू राय कह रहे हैं कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, भाजपा ने गलत डिसीजन ले लिया है। वहां ये गए और उसके बाद और मामला तेज हो गया। एक ऑडियो भी आया सामने जिसमें बताया जा रहा है कि वो प्रिंस खान का है, और सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल के खिलाफ उसमें बयान दिया गया है कि इनके बाल उखाड़ लिए जाएंगे। हमारे साथ सरयू राय जी हैं। सरयू जी, आपको दिक्कत किस बात की है? कृष्णा अग्रवाल से लड़ाई हो गई ढुल्लू जी की इसलिए, या आपको लग रहा है कि नहीं प्रिंस खान वाला जब हुआ तो ये जले पर नमक छिड़क दिया? अग्रवाल के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसमें मेरा उनके साथ खड़ा होना लाजमी था, क्योंकि इसके पहले कृष्णा अग्रवाल ने जब प्रिंस खान के खिलाफ धरना दिया था तो 2 दिन के बाद मैं जाकर उनको आश्वासन देकर उनका धरना ख़त्म कराया था, और उस आश्वासन को मैंने पूरा भी कराया। भारत राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा है भारत सरकार को कि इसका प्रत्यार्पण कराइए, इसका वीसा रद्द कराइए, ये ले आइए प्रिंस खान को। और तब जब प्रिंस खान का कोई सहयोगी लोकसभा उम्मीदवार हो जाता है और थोड़ा भी विरोध असहमति का स्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, धमकाता है, मुझे उचित लगा कि मैं जाऊं, खड़ा हूं और उन्हें भयमुक्त करने का प्रयास करूं। कृष्णा अग्रवाल भयमुक्त हैं भी, और वो लड़ाई पूरे व्यवसायी वर्ग का लड़ रहे थे कि व्यवसायी वर्ग जो प्रिंस खान से भयभीत रहता है वह भय ख़त्म हो। अब भाजपा ने ऐसा उम्मीदवार दे दिया कि पूरा समाज प्रिंस खान के साथ साथ अब इनके उम्मीदवार भी जीत गए तो भयभीत करेंगे। तो ये कारण था कि मैं वहाँ गया, उनके साथ खड़ा हुआ, और धमकी मिली अगर मुझे, मेरे सिर पर तो कितना बाल है आप देख ही रहे हैं, तो और कई जगह जहाँ का बाल उखाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे वो कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक अपराधी जब
अपने पुराने मित्र के साथ लोकसभा चुनाव में धनबाद को आतंकित करने के लिए आ गया, तो मैंने यह मुद्दा उठाया। आज आप सभी को ही तकलीफ़ दिया हमने। लेकिन आप जैसे ही ढुल्लू महतो को प्रिंस खान का सहयोगी मित्र बताते हैं, कई लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रिंस खान के खिलाफ तो ढुल्लू महतो ने सवाल उठाया है। उस समय के तत्कालीन एसपी को भी कहा था, विधानसभा में भी कई बार मुद्दा उठाया है कि भैया वहाँ क्राइम बढ़ गया है, इस पर रोक लगाइए, रंगदारी मांगा जा रहा है। और ये दोनों सहयोगी कैसे हो सकते हैं? प्रिंस खान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने इसके पहले जो सीनियर एसपी थे संजीव कुमार, उनके खिलाफ आवाज़ उठाया था। एक बार आवाज़ उठाया था, कोई उठाया है विधानसभा में तो लोगों के सामने रख दें। प्रिंस खान की जाति जब चरम पर थी जमशेदपुर में, धनबाद में, और जो उसको पैसा नहीं देता था उसको उसके गुर्गे गोली मार देते थे, तो ज़रा बता दें, एक बार भी कहीं खड़ा हुए। और जब कृष्णा अग्रवाल जैसे लोग सड़क पर धरना पर बैठने के लिए बाध्य हुए, तो ज़रा बता दें कि भी एक बार भी कहीं उन्होंने उसके खिलाफ़ में आवाज़ उठाया हो। और वो ये भी बता दें कि 2014 में जब जिंक स्क्रैप का मामला हुआ था कतरास में, और उस समय जिस सुनील गुप्ता नाम के ठेकेदार को, जो अपने भी ओबीसी था, उसको दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया, और जिसमें इनके भाई के ऊपर भी मुकदमा हुआ, ये काम प्रिंस खान के गुर्गों ने किया, तब इन्होंने क्या किया था? तो कभी भी प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद के किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। पहली बार एक आवाज़ उठी कृष्णा अग्रवाल की, उनकी आवाज़ उठी तो मैं उनकी मदद में वहाँ गया। तो क्या ये माना जाए कि आप जो कह रहे हैं कि भाजपा ने उम्मीदवार गलत दे दिया, तो आप भाजपा से बात करेंगे उम्मीदवार बदलने के लिए, या इंडिया अलायंस से बात करेंगे आपको समर्थन देने के लिए, या इन सब के इतर आप खड़े हो जाएंगे मैदान में, कहेंगे डट के कि आओ मेरे से मुकाबला कर? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा न 3 का रिश्ता है न 13 का रिश्ता है। आज पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में भाजपा के किसी भी सार्थक जिम्मेदार नेता से मेरी कोई बात भी नहीं हुई है, भेंट भी नहीं हुई है। उनके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से विधानसभा में अगल बगल सीट है, नमस्कार प्रणाम हो जाता है, तो मैं इसे उचित नहीं समझता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि यहाँ के लोगों ने सब कुछ सोच समझ के, ठोक ठिठा के उम्मीदवार तय किया होगा। मेरा इनपुट सार्वजनिक आ रहा है, तो इस पर चाहे विचार करना करें, न चाहे न करें, उनकी बात है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के खाते की ये सीट है। कांग्रेस कई बार से चुनाव लड़ रहा है, जीत नहीं पा रहा है, तो कांग्रेस को लगता है कि हमारा कोई जिताऊ उम्मीदवार है, तो उसको विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए। मुझसे कोई कहेगा कि मैं इंडिया अलायंस के साथ आ जाऊं और मेरा समर्थन करेगा, तो हम अपने साथियों से इस पर विमर्श करेंगे। मगर इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी कि अकेले ही चल देना है, जिसको आना हुआ है, जिसको नहीं आना हो नहीं आए, उसकी भी हम लोगों की तैयारी है। मगर हम लोग अभी सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति वहाँ है उस स्थिति से जो पीड़ित हैं वे लोग भी स्वीकार करें, वे भी पुकारें, वो भी कहें कि नहीं आपके आने से हमारा मामला बन जाएगा, तभी वहाँ जाना उचित होगा। नहीं तो मान न मान मैं तेरा मेहमान। मैंने तो पहले भी कहा है कि धनबाद पूर्वी के सीट से मैं संतुष्ट हूँ। वहाँ की जनता का भारी कर्ज है, बहुत सारा कर्ज उतार दिया है, अभी भी कई कर्ज उतारने हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करूँ। बाबूलाल मरांडी ने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। कह रहे हैं कि वो पूर्व एसपी के बहकावे में कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ। ढुल्लू महतो जी ऐसे नहीं है जैसा बताया जा रहा है। एक लड़ाकू को, एक योद्धा को, जैसे देश की आज़ादी के समय भी जब लोग लड़ते थे तो अंग्रेज़ लोग तो उनको आतंकवादी बना के फांसी दे देते थे, बोले उसी टाइप का कुछ मामला है ये। देखिए, सबसे पहले तो ढुल्लू महतो जी बाबूलाल की पार्टी से ही विधायक हुए थे ना, तो उस समय शायद उनका गुण दोष जाना होगा। जब उन्होंने एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व ने उनके हिसाब से जब जेवीएम को छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गया, तभी बाबूलाल को लगा होगा कि शायद उनका जो गुण धर्म है उसके अनुरूप हमारा समाज नहीं है, हमारा दल नहीं है,
तो बाबूलाल जी अगर खुलकर उनके पक्ष में आएंगे तो मैंने आपको जो सामग्री दी है इसके आधार पर मैं खुलकर कहूँगा कि आपका भी नाम लिया जाएगा कि आप ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, यानी मान रहे हैं कि मैंने ही इनको टिकट दिलवाया है। तो बाबूलाल जी मल्टीविटामिन खाकर चाहे जितना भी मजबूत आवाज़ में बोलें, उनकी आवाज़ धनबाद के जनता को पसंद नहीं आएगी। आप कहते हैं कि जो जमशेदपुर पूर्वी में स्थिति उत्पन्न हुआ, उन्हीं लोगों के द्वारा धनबाद में भी स्थिति उत्पन्न किया गया। वहाँ भी हम संरक्षक की तरह खड़े हुए, यहाँ भी हो सकते हैं पब्लिक कहे तो सवाल तो ये उठता है कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस पे आप स्पष्ट नहीं हैं। और किसने परिस्थिति उत्पन्न किया ऐसा धनबाद में? एक इस परिस्थिति को मैंने अपनी नज़र से देखा है, वहाँ की जनता की पीड़ा को देखा है। अब हमारे साथ जो एक समूह काम कर रहा है उससे विमर्श हो जाए, इनको लगेगा कि मुझे धनबाद जाना है, आँख मूंद के जाऊँगा, इनको लगेगा कि नहीं वहाँ का और भी समाधान हो सकता है, आपका जाना वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, तो उनकी बात को मैं मानूँगा। जो हमारे सहचर हैं, साथ काम कर रहे हैं, उनका जब तक पूरा मन नहीं बन जाएगा, हर पहलू पर विचार नहीं कर लेंगे, तब तक इसमें कोई भी खुलेआम कदम मैं नहीं उठाऊंगा। कांग्रेस आप जाएंगे? कांग्रेस में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस से समर्थन मांगेंगे कि भाई सीट आपका है पर मेरी पार्टी को छोड़? अगर मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तो XYZ सबसे मैं समर्थन मांगूंगा। और कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल है, उसमें हमारे आपके उनके नज़र में कई खामियां हो सकती हैं, मगर अब तो जैसे अवाम में सभी नंगे हैं, वैसे कोई दल आज ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो किससे कमतर है और किसी से बेहतर है। मगर अब हमारे साथियों ने एक दल बनाया है, उस दल के साथ हम लोग रहेंगे। आप अगड़ा विरोधी हैं। पहला आपने लालू यादव पे प्रहार किया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। सरयू राय पे रघुवर दास पे विरोध किया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। ढुल्लू जी का विरोध शुरू कर दिया क्योंकि वो पिछड़ी जाति से हैं। दरअसल आपकी मानसिकता सामंतवादी सोच की है, ऐसा लोग बता रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ लोगों ने OBC मोर्चा बनाकर कहा है। जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह कई ऐसे संगठन खड़ा हो जाते हैं जिनका अपना कई निहित स्वार्थ रहता है। मैंने तो अपनी पहली लड़ाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके साथ शुरू किया था। उसके बाद हमारे स्वजातीय थे बाबू तपेश्वर सिंह, जिनको कोऑपरेटिव किंग कहा जाता था। मैंने उनसे संघर्ष किया और उनका पूरा किला मैंने ध्वस्त किया क्योंकि किसानों का मामला था। लालू जी OBC हैं, मगर उसके पहले हम लोग बड़ी अच्छे मित्र हुआ करते थे। उनकी गलतियां सामने आई, मैंने उनको उठाया। और ये बात जो कहते हैं वो मानते हैं कि यही 3-4 OBC हैं कि इनके अलावा भी कोई OBC हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में जितने लोगों को भेजा है, भेजने की कोशिश में है। 2 राज्यसभा के सदस्य गए, 3 गए, जिसमें से 2 तो OBC हैं। कभी तो उन्होंने विरोध नहीं किया, तो सभी हमारे पास समर्थन मांगने आई कि चुनाव हो गया तो उनका वोट चाहिए, मैंने कहा मैं दूंगा। और अभी अकेले ढोलू महतो नहीं है, इसके अलावा भी संजय सेठ और मनीष जायसवाल OBC के ही प्रत्याशी हैं। मैं कहाँ उनके खिलाफ डंडा लेके घूम रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया और उसमें OBC फॉरवर्ड EBC जिसका भी पुट आता है, गलती मिलती है, मैं गलती बताता हूँ। आज भी गलती हुई है, गलती को बता रहा हूँ। और ये केवल गलती नहीं है बल्कि एक लोकसभा क्षेत्र के लोगों के 5 साल तक का भविष्य का सवाल है। वे चिंतित हैं, उनकी पीड़ा है। मैं इसलिए आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। जिसको 15 साल तक लगातार कोई जनता चुनकर भेज रही है, वो कैसे किसी का शोषण कर सकता है? वो तो मसीहा होगा ना। सवाल किया आपने। अब पिछली बार कितने वोट से और किस तरह से बागमारा से जीते? कोई 700-800 वोट से जीते और एक EVM टेक्निकल फॉल्ट बना के नहीं खोला गया, जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है। तो अब 3 साल बार जीतने का उदाहरण दीजिएगा और मसीहा बताइएगा, तो इसमें उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो कितना पीड़ित हुए कि तीसरी बार इन्होंने अपना समर्थन इनसे खींच लिया। इससे ये साबित होगा
और वहाँ जो भी पीड़ित हुए हैं सब ओबीसी के साथ हैं। उसमें अधिकांश इनके स्वजातीय हैं, एक आध इनके अपने रिश्तेदार हैं, और जितने गरीब मजदूर बीसीसीएल के 1 से 5 एरिया में काम कर रहे हैं उनकी हकमारी हो रही है। उनका बैंक अकाउंट खोलकर उनकी मजदूरी उसमें नहीं डालने दी जा रही है। तो ये सारा काम कोई अगड़ा का विरोधी कर रहा है कि पिछड़ा के खिलाफ अत्याचार वही व्यक्ति कर रहा है जो आज अपने आप को ओबीसी। आप बोल रहे हैं भले कि जेल में ढुल्लू महतो की दोस्ती हुई प्रिंस खान से, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये आपका दरअसल बहुत पुराना इच्छा था, हुलारे मार रहा था कि आप 2014 से प्रयासरत थे कि धनबाद लोकसभा में चुनाव लड़े। बोले कि वहाँ पे बहाना कर कर के जाते थे सरयू जी, कभी दामोदर के बचाने के नाम पे, कभी कुछ, और मतलब बाबू साहेबों को लेकर इकट्ठा किया। 19 में परिस्थितियाँ कुछ बदल गई, वो जमशेदपुर पहुँच गए। इस बार बाबू साहेब लोगों को टिकट भाजपा ने नहीं दिया, तो बोले सारा आक्रोश निकाल दिया। नहीं तो बोले कि जब जेबीएम छोड़ के बीजेपी गए थे ढुल्लू महतो, तब तो बीजेपी में सरयू जी भी थे। सरयू जी वीटो लगाते कि ये आदमी गलत है, इसको नहीं आना चाहिए इस पार्टी में। पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी थी। मैं उस समय पार्टी का एक सामान्य विधायक था, कोई पदधारी नहीं था, मंत्री था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी, जितने मामले आए थे उस पर मैंने कार्रवाई किया था। और मैं तो 2004 से धनबाद जा रहा हूँ, और धनबाद से जो 2005 के बाद से अभी हाल तक 2024 तक अभी भी जो सांसद हैं वो तो हमारी ही जाति के थे। इसका मतलब मैं अपनी ही जाति का ही विरोध करके उनको हटा के वहाँ जाना चाह रहा था। इसीलिए आप ठीक जो तर्क आ रहे हैं ना, इनमें विरोधाभास है, इनमें विरोधाभास है। मैं इतना ही कहूँगा कि आज तक अपने राजनीतिक जीवन में मैं भाजपा में रहा, न तो मैंने संगठन में कोई पद मांगा और न विधायिका में कोई पद मांगा। मैंने मांगा ही नहीं, जो भी मुझे मिला पार्टी ने मुझे दिया। एक आदमी कह दे कि मैं उनके सामने गया हूँ कि आप मुझे एमएलसी बना दीजिए, मुझे एमएलए बना दीजिए, मुझे महामंत्री बना दीजिए, उन्होंने तो खोज खाज कर बनाया। और लालू जी पर जो मुकदमा हुआ उसका सैंक्शन तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया था। तो ये जो बातें आती हैं एकांगी होकर, परिस्थितियों की एक तरफा व्याख्या करके, उससे सब सवाल, इस तरह के सवाल उठते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं उतावला नहीं हूँ, मगर धनबाद के लोग कहेंगे तो जैसे मोदी जी को माँ गंगा ने पुकार लिया था उसी तरह से धनबाद पुकार लेगा। तो आतंक ढुल्लू महतो का हो या आतंक प्रिंस खान का हो, कोई आतंक हमारे रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, 2-3 सवाल है, फटाफट कर लेते हैं। कह रहे कि आप प्रयासरत थे कि आपको टिकट मिले धनबाद से, भाजपा दे आपको नहीं मिला तो आप बगावती हो गए। दूसरा और कह रहे कि बाबू साहब लोग को नहीं मिला तो और आप बगावती हो गए। इस वजह से ये निर्णय ले लिया आपने कि अब ढुल्लू जी को मतलब थोड़ा इनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए डट के। करें अलग अलग मामलों में उनको 4.5 साल की सज़ा हुई है, तो उसको जोड़ के कंबाइंड देखना उचित नहीं होगा। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जोड़कर कंबाइंड देखना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के खंडपीठ का निर्णय है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। और इसको लेकर एक पिटीशन भी विधानसभा अध्यक्ष के पास दायर हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक समाचार पत्रों में आता था कि मैं भाजपा से चुनाव लड़ सकता हूँ, मैंने भाजपा के किसी भी नेता के पास, छोटा बड़ा, मुंह खोलकर नहीं गया कि आप हमको धनबाद से टिकट दीजिए, मुझे अपने पार्टी में शामिल करा लीजिए, इसके लिए भी मैं नहीं गया। बात आई कि नीतीश कुमार मेरे लिए एक सीट मांगेंगे और मुझे चुनाव लड़ा देंगे। नीतीश कुमार हमारे परम मित्र हैं, उन्होंने मुझसे तो कभी इसके बारे में बात नहीं किया। भाजपा में बात किया हो तो बता दें। मैंने भाजपा के किसी नेता से दिल्ली में जाकर कहा हूँ कि आप मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे शामिल करा दीजिए, ये बता दें। उल्टे जब दीपक प्रकाश जी खड़ा हुए और मैं भाजपा से निष्कासित था, तब भाजपा के बड़े नेता महामंत्री मेरे पास आए कि आप अपना वोट दे दीजिए। मैंने कहा था कि वोट देने के समय आपको लग नहीं रहा है कि मैं भाजपा से निष्कासित हूँ? नहीं, अमित भाई से बात कर लीजिए। मैंने कहा कि अपना वोट मैं किसी के बात के आधार पर दूँ,
ये नहीं है मुझे दीपक प्रकाश हमारे कार्यकर्ता साथ मेरे उनको मैं वोट दूंगा। तो कभी भी भाजपा के किसी नेता के साथ मैंने झुककर बात नहीं किया है, कभी भी कुछ मांगा नहीं है, और भविष्य में भी। अब तो जीवन ही हम लोगों का राजनीति में अंतिम चरण में है, ये ईश्वर करे ये नौबत न आए आगे भी। ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि अब आप पूरा मन बना लिए हैं, चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे? जिस दिन पूरा मन बना लेंगे आप लोगों को बुलाएंगे, घोषणा कर देंगे। रांची में करें, बोकारो में करें, धनबाद में करें। मन हमारे साथियों को बनाना है, मुझे नहीं बनाना है। एक जमात के साथ, समूह के साथ हम लोग हैं, इसलिए हम लोग जाति की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। आप बोल रहे हैं बाहरी हैं इस वजह से स्थानीय का विरोध कर रहे हैं। बोल रहे हैं धनबाद में एक लंबे अरसे से क्या कभी भी वहाँ पे स्थानीय लोगों को नहीं बनाया गया उम्मीदवार प्रतिनिधित्व? ए के राय साहब वहाँ से विधायक बन के 77 में जीते थे, बाद में भी जीते थे। ऐसा नहीं है, बाउंड से देख लीजिए, वहाँ के लोग जीते हैं। और स्थानीय की क्या परिभाषा है, ये भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि यही परिभाषा है। ढोलू में तो स्थानीय बाकी नहीं हैं, तो उनको गौर करना चाहिए अपनी नीति पर, और ये देखना चाहिए कि उनकी इस नीति में और जेएमएम की नीति में कहीं कोई अंतर है। वो कह रहे हैं हम राम भक्त हैं, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं। मंदिर बनाया है इतना बड़ा, सुबह से शाम तक जनता की सेवा में रहते हैं हम। कभी आके सरयू जी धनबाद आते हैं, वो सब भी देखें। बोलते हैं हम राम का भक्त हैं शुरू से, सरयू जी खुद अपने आप को बता। मैंने देखा है राम के भक्त हो गए। राम के भक्त कोई एक मंदिर बना देने से नहीं होता है। काल नेमी भी भक्त बनकर ही बैठा था हनुमान जी के रास्ते में, तो उसकी तो पोल खुल गई। तो राम भक्त का आचरण क्या होना चाहिए, राम की कोई थोड़ी मर्यादा भी होती है, वह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आचरण में न सही वाणी में ही होनी चाहिए, ये कोई दिखाए तब तो माना जाएगा। राम भक्त का मतलब एक मंदिर बनवा देना ही हो जाए। कितने लोगों ने मंदिर बनाया है और कितने मंदिरों में किस तरह की बात चली। उस राम मंदिर के लिए दर्जनों लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी ज़मीन छीन लिया है, जो नहीं दे रहा है उस पर जुल्म कर रहे हैं। उसको 17 दिन तक धनबाद में चौराहे पर अनशन पर बैठना पड़ रहा है। मंदिर के सामने जिसका घर है वो अपनी दुकान लगाना चाहता है तो लगाने नहीं दे रहे हैं, उसके टैंकर खड़ा करा दे रहे हैं। तो अगर राम भक्त और राम यही कहते हैं कि हमारा मंदिर बनाओ और काम यही करो, तो ज़रूर राम भक्त होंगे। और यहाँ का तो रहने वाला हर अच्छा बुरा व्यक्ति राम भक्त है। रावण भी शिव के भक्त थे। तो ऐसे भक्तों की लंबी श्रृंखला है, मगर ऐसे लोग मुझे कालनेमी की श्रेणी वाले लोग लगते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप तो भले ही भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं, लेकिन मोदी टाइप के विचारधारा का आप तो बेजोड़ समर्थक हैं शुरू से, और वो तो आपके जमशेदपुर पूर्वी में भी दिखा। तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, इस बार सरयू राय उसके खिलाफ डट के तैयार हो गए कि नहीं 400 पार होने नहीं देंगे? नहीं, इसमें मेरा यही कहना है कि 400 पार के लिए मोदी जी ने जो उद्देश्य रखा है कि हम इस कारण से 400 पार होना चाहते हैं, तो वह 399 पार होने में भी हो जाएगा। धनबाद को एक माइनस कर दिया जाए तो 399 पार भी उनका वह उद्देश्य पूरा कर देगा मोदी जी का, जो 400 पार करेगा। और जहाँ तक विचारों का है, हम लोग संघ परिवार के विचार के हैं। मोदी जी का उससे अलग अपना कोई विचार हो तो उसके बारे में मैं नहीं जानता समझता हूँ। हम लोग संघ परिवार के हैं। मोदी जी का अपना बड़ा परिवार बनते जा रहा है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, वो सही है। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि 400 के बदले 399 पार पर भी आप संतोष करिए, और उतना ही इस देश को लाभ होगा। आपके दृष्टिकोण से अगर लाभ होना है तो उससे आपका उद्देश्य कहीं कम पूरा होगा, ऐसा नहीं होगा। शुक्रिया। मोदी जी जिस उद्देश्यों के साथ 400 सीट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है आए, लेकिन 399 पार के बाद भी वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। मतलब धनबाद इस बार कह रहे हैं नहीं जाएगा तो भी मोदी जी का सपना पूरा होगा। अब ये डिप्लोमेसी है या पॉलिटिकल अपनी सोच कि हम लड़ेंगे भी उसी के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ जो मोदी जी का हो, लेकिन मोदी जी के विचार या संघ परिवार के विचारों के खिलाफ हम नहीं हैं,
ये बताने की कोशिश है। फैसला आपको करना है। डुल्लू जी की बातों में तर्क है, बीजेपी के बातों में तर्क है, या सरयू जी जो बात कर रहे हैं वो सही है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in